मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने बागेश्वर में पीपीई किट पहनकर कोरोना मरीजों से की मुलाकात। कहा, जल्द संक्रमण मुक्त होगा उत्तराखंड। योग गुरु बाबा रामदेव के विवादित बयान पर बालकृष्ण ने दी सफाई। कहा, मॉडर्न साइंस और अच्छे डॉक्टरों के खिलाफ नहीं है बाबा रामदेव। उत्तराखंड में अब बच्चों में भी फैला कोरोना का प्रकोप। 1 से 20 मई के बीच 2044 बच्चे कोरोना पॉजिटिव। सभी संक्रमित बच्चों की उम्र 9 साल से है। और देहरादून में कोरोना का कहर अब भी जारी। 610 नए सामने आए। एक दिन में 3564 लोग हुए ठीक। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ साधना मित्रा। हमारे इस खास बुलेटिन आपण उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों का आगाज कर लेते हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने रविवार को बागेश्वर पहुंचे। यहां निरीक्षण के दौरान उन्होंने कोविड केयर सेंटर जिला अस्पताल का निरीक्षण किया और ऐसे में पीपीई किट पहनकर वो खुद कोविड वार्ड में मरीजों से बात करने के लिए पहुंचे। आपको बता दें, कोविड संक्रमित मरीजों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया उन्होंने और इस दौरान उन्होंने जिला प्रशासन को व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के दिशा निर्देश दिए। और ऐसे में रविवार यानी कि आज निरीक्षण अभियान के दौरान मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने पत्रकार वार्ता में कहा कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं और मामलों में कमी भी आ रही है। और ऐसे में गांव-गांव में तेजी से फैल रहे संक्रमण के जवाब में उन्होंने कहा कि गांव में संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए निगरानी समिति को मजबूत किया जा रहा है। और ऐसे में गांव में स्वास्थ्य किट बंटवाई जा रही हैं और यहां जरूरत पड़ने पर कोविड सेंटर भी बनाए जा रहे हैं। ठीक है ना स्वास्थ्य? जी जी अच्छा चल रहा है। अंदर पीपीई किट पहन करके आते हैं क्या? आते हैं ना? गुड गुड गुड। भोजन आदि का क्या रहता? ठीक है, बढ़िया। चलिए मैं बात करता हूँ। तो बाकी तो भोजन ठीक है, दवाइयाँ आदि सब ठीक मिल रही समय पे। राउंड पे सब आ रहे हैं ना डॉक्टर व्यवस्थित। थैंक यू। चल ठीक है, चले खुश रहो, स्वस्थ रहो, जल्दी स्वस्थ हो। कोविड इलाज में एलोपैथिक दवाओं के विवादित बयान से घिरे योग गुरु बाबा रामदेव बाबा के बचाव में आचार्य बालकृष्ण खुलकर उतर आए। और ऐसे में बताया जा रहा है कि आचार्य बालकृष्ण ने साफ तौर पर कहा कि बाबा रामदेव की मंशा एलोपैथिक दवाओं पर टिप्पणी करने की नहीं थी, वो सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज पढ़ रहे थे। और ऐसे में योग गुरु बाबा रामदेव की 2 मिनट 19 सेकंड का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। और इसमें बाबा रामदेव साधकों के सामने अपने फोन पर मैसेज पढ़ते हुए दिख रहे हैं। और ऐसे में उनकी ओर से एलोपैथिक दवाओं पर कई गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। और यहाँ उनका कहना है कि एलोपैथिक की सभी दवाइयां फेल हो गई हैं, बुखार की दवाएं भी फेल हो रही हैं और ऐसे में बुखार की दवाएं भी काम नहीं कर रही हैं। दवा शरीर का तापमान तो नीचे उतार देती है, लेकिन बुखार क्यों आ रहा है उसका निवारण नहीं हो रहा। वीडियो में बाबा रामदेव कह रहे हैं कि लाखों कोरोना मरीजों की मौत एलोपैथिक दवा खाने से हुई है। उधर चंपावत डीएम ने कलेक्ट्रेट से आयुष रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो यहां जिला आयुर्वेदिक अधिकारी डॉक्टर यूसी पाठक ने बताया कि पोस्ट कोविड और होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों और फ्रंट लाइन वर्कर्स को आयुष किट बांटे जाएंगे। उन्होंने बताया कि किट से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सकेगी। और ऐसे में उन्होंने ये भी बताया कि जिलों को 3000 आयुष रक्षा किट मिल चुकी है। और ऐसे में आयुष किट में रक्षा काढ़ा, अश्वगंधा वटी, संशमनी वटी समेत तमाम जड़ी बूटियां शामिल हैं, जिसका प्रयोग 15 दिन तक किया जा सकेगा। ऐसे में इस मौके पर एसपी लोकेश्वर सिंह, एडीएम टीएस मरतोलिया, सीएमओ डॉक्टर आरपी खंडूरी भी शामिल रहे। जो 8000 की आई थे वो तो हमने लगभग सब बांट दिए हैं। अब की 8000 की डिमांड दी है, 3000 की हमारे पास आ गए हैं। और इन 3000 को जो है हम लोग पूरे चंपावत क्षेत्र में स्पेशली हमने एक आयुष डेस्क बनाया हुआ है।
तो आई टेस्ट में डेली का डेली जो है वो आ जाता है कि कितने पॉजिटिव है। तो वो पॉजिटिव केस हमारे पास भेजेंगे। जिस एरिया में ज़्यादा पॉजिटिव होंगे उस एरिया में आइसोलेट जाके हम उसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। इसके लिए हमने 2 चिकित्सा अधिकारी बनाए हैं और एक फार्मासिस्ट हैं और एक चीफ फार्मासिस्ट हैं। वो इनकी ड्यूटी मतलब आज सुबह 8 से शाम के 6 बजे तक जो है इसमें लगाई हुई है। और इन किटों को जो है उधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत की तारीफ करते हुए कहा कि रावत के सुझाव हमेशा सकारात्मक होते हैं, लेकिन उनकी नसीहत वो कांग्रेस अमल में नहीं लाती। कौशिक ने साफ तौर पर कहा है कि रावत के सुझाव और उनके व्यक्तित्व से लगता है कि वो हमेशा सकारात्मक राजनीति करते हैं। कांग्रेसियों को उनसे सीख लेनी चाहिए। कौशिक के अनुसार बीजेपी ने जब कांग्रेस की जनता को बीच में आने को कहा तो उसे तब एहसास हुआ कि ऐसा करना जरूरी है। कांग्रेस के कुछ लोग कार्यकर्ते दिख रहे हैं, लेकिन सेवा कार्यों की बजाय व्यवस्था में मीन मेख निकालने और बयानबाजी करने वाले कांग्रेस नेता उनकी मेहनत पर पानी फेरते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रदेश से लेकर बूथ स्तर तक सेवा कार्यों में जुटी है और ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना से बचाव के लिए बीजेपी के 7 मोर्चे डटे हुए हैं। निरंजनी अखाड़ा और मां मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के सचिव महंत रविंद्र पुरी महाराज ने एक बार फिर अन्न क्षेत्र शुरू कर दिया है। आपको बता दें, रोजाना इस अन्न क्षेत्र में 1000 गरीब और बेसहारा लोगों को भोजन बांटा जाएगा। वहीं इस अन्न क्षेत्र का बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने शुभारंभ किया। ऐसे में कोरोना काल की शुरुआत से महंत रविंद्र पुरी महाराज गरीबों को भोजन देने के साथ सरकार की आर्थिक मदद करते हुए नजर आए। तो यहाँ रविंद्र पुरी महाराज ने बीते साल भी मुख्यमंत्री राहत कोष में 2 करोड़ रुपए का दान दिया था और वहीं अभी हाल ही में फिर से मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को देहरादून जाकर एक चेक सौंपा गया। प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी को लेकर यहाँ ये सब मात्राएं पूरी की जाएं और एक बार फिर से गरीब और बेसहारा लोगों के लिए अन्न क्षेत्र शुरू करने पर मदन कौशिक ने रविंद्र पुरी महाराज का आभार व्यक्त किया है। लगातार निरंतरता से समाज के बीच में जब कभी भी आवश्यकता पड़ती है, आप पूरी ताकत के साथ खड़े होकर समाज की सहायता में लगते हैं। पिछले लॉकडाउन के समय में आपने करीब 1.5-2 करोड़ रुपए, जिसमें से 50 लाख सरकार को नगद दिया था आपने और बाकी की एक बहुत बड़ा आपने भंडारा और कुछ राशन, लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा का राशन जो विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से आपने बांटा था। अभी कुंभ के बाद जब जनता कर्फ्यू लगा, इसमें आपने ऑक्सीजन के लिए राज्य को 50 लाख रुपए आपने मुख्यमंत्री जी को प्रदान किए हैं। इससे अलग आपने 2 एम्बुलेंस गाड़ियां जो अगले 2-3 दिन में 4 दिन में जनता को समर्पित हो जाएंगी, वो भी आपने दी है। इसके अलावा एक, चूँकि अभी लॉकडाउन, ये जो जनता कर्फ्यू लंबा खिंच रहा है, तो कई स्थानों पर खाने की थोड़ी प्रॉब्लम आई, तो पूज्य महाराज जी से हम लोगों ने निवेदन किया, इसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने भी कहा कि एक इस प्रकार का छोटा कार्यक्रम हो, इसमें 500 से 1000 लोग भोजन करें। महाराज जी ने उसको स्वीकार करके और वो भी शुरुआत कर दी है। तो इस प्रकार से परम पूज्य महाराज जी जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप लगातार निरंतर अखाड़ा हो, ट्रस्ट हो, उनके माध्यम से। और यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज। राष्ट्र धर्म, रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। लाल कुआं विधायक नवीन दुमका ने तराई पूर्वी वन विभाग प्रभागीय वन अधिकारी संदीप कुमार के साथ मिलकर गोला नदी का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि नदी के बहाव से हुए ग्रामीणों की भूमि के कटाव का जायजा लिया जाएगा
और यहाँ आपको बता दें कि बीते 2 दिन से हो रही पहाड़ों में बरसात के चलते गोला नदी का जलस्तर बढ़ गया है और ऐसे में गोला नदी के बहाव से बिंदु खता क्षेत्र के शीशम भुजिया चौड़ाघाट तिवारी नगर के ग्रामीणों की भूमि को काट दिया गया, जिसमें ग्रामीणों के कई बीघा उपजाऊ भूमि पानी से समा गई। इधर जैसे ही क्षेत्रीय विधायक नवीन चंद्र दुमका को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने तराई पूर्वी के प्रभागीय वन अधिकारी संदीप कुमार के साथ मिलकर गोला नदी का निरीक्षण किया। तो यहाँ साथ ही उन्होंने अधिकारियों को गोला नदी के टूटे तटबंध बनाने के निर्देश दिए। देखिए, ये जो गोला नदी है ये लगभग जो है 14 किलोमीटर का जो है हमने इसका सर्वे करके और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन से इसकी पूरी टोटल योजना बनाई है। लगभग 8.5 करोड़ रुपए की, और इसमें 100 से भी ज़्यादा स्ट्रक्चर जो हैं वो बनेंगे, स्पर बनेंगे, रिटेनिंग वॉल्स बनेंगी। इसमें ऑलरेडी हमने जो है पिछले 3 सालों में जगह जगह पे जहाँ जहाँ संवेदनशील क्षेत्र थे तो IIT रुड़की की मदद से जो है इसमें स्पर्स आदि दिए हैं, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक जो है बहुत सारे एरिया को जो है आबादी वाले और एक एग्रीकल्चरल फील्ड वाले एरिया को जो है बचाया जा सका है। आज जो है हमने माननीय विधायक जी के साथ में जो है इस एरिया का निरीक्षण किया, और चूँकि पिछले कुछ दिनों में यहाँ पे बारिश हुई है और नदी जो है वो थोड़ी बड़ी है, तो इसमें जो है 2 से 3 एरियाज़ जो ज़्यादा संवेदनशील हैं और जिससे कटाव ज़्यादा हो सकता है उनको चिन्हित किया है। और अकॉर्डिंगली इसमें जो है जो हमने डिमांड भेजी है ऊपर, वो भी 2-3 दिन में जो है उसका ऊपर से जो है पैसा आवंटन हो जाएगा। तो इसमें हम बहुत जल्दी जो है काम जो है वो शुरू करेंगे। देखिए, क्योंकि ये टाइम ही ऐसा होता है कि अप्रैल और मई का टाइम होता है, तो जनरली हमारी योजनाएं तो पूरी मतलब टोटल तैयार रहती है, बट पैसा आवंटन होने में लगभग मई लग जाता है। मई दूसरे हफ्ते या तीसरे हफ्ते में आ जाता है। और चूंकि इस बार जो है कोरोना काल भी रहा है, तो काफ़ी हमारा स्टाफ भी काफ़ी संक्रमित रहा है, ऊपर तक हर ऑफिस में जो है स्टाफ संक्रमित रहा है, तो उस करके भी जो है थोड़ा सा जो चीज़ों में विलम्ब हो सकता है। बट चूंकि ये 2-3 जगहें हैं जहाँ पे संवेदनशील जो एरिया है, तो इसको जो है हम प्राथमिकता पे, और ये कोशिश करेंगे कि हम जो है इसको मानसून से पहले इसमें जो है कुछ स्ट्रक्चर्स जो बना दें। ये मेरी विधानसभा लालकुआ जो है, इसमें गोला नदी और नंदोह नदी से कटाव एक बड़ी समस्या रहती है। पिछले बरसात के सीज़न के बाद जिन जिन क्षेत्रों पर कटाव हुआ था उनका वन विभाग और हमने मिलकर के निरीक्षण किया, और कुछ योजनाएं जो हैं उसी आधार पर शासन को वन विभाग ने अपने अधिकारियों को प्रेषित की। उसमें DPR भी बनी है, कुछ पैसा आवंटन की भी सहमति लगभग मौखिक तौर पर हो गई है। आज प्रभागीय वनाधिकारी संदीप जी और उनके स्टाफ के सारे लोग और हम सब लोग एक बार फिर उन स्थानों को चिन्हित करने के निकले हैं जहां पर सबसे अधिक कटाव का दबाव है और जहां से नुकसान हो सकता है। उसमें इंदिरा नगर में 2 स्थान हैं और एक स्थान है जिसको हम चौड़ाघाट बोलते हैं, ये सिसमानी का गांव है। एक स्थान ये है। ये तटबंध बहुत सारे स्थानों पर बनने हैं, लेकिन हमारी प्राथमिकता ये होगी कि जहाँ पर पिछली बार कटाव हुआ है, अभी कटाव हो रहा है, कल छोटे कम पानी में ही, उनको प्राथमिकता देकर के हम काम प्रारंभ कराएं। मेरा संदीप जी DFO यहाँ जो पूरी तरह के उनसे और उनसे ऊपर के सारे अधिकारी, चीफ साहब, हॉप जिनको बोलते हैं, भरथरी साहब। आपको बता दें, बद्रीनाथ और यमुनोत्री हाईवे रविवार यानी कि आज भी बंद है। यहाँ हाईवे खोलने का काम लगातार जारी है। ऐसे में यमुनोत्री हाईवे पर खनेड़ा पुल है जो आज भी बंद है। यहाँ हाईवे खोलने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं और ऐसे में दोनों हाईवे 4 दिन से बंद पड़े हैं। तो यहाँ रडांग बैंड में करीब 50 मीटर हिस्सा ध्वस्त होने से हाईवे को सुचारू होने में समय लग सकता है। हालांकि सीमा सड़क संगठन या हाईवे सुचारू करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था में जुटा हुआ है और यहाँ BRO के अधिकारियों का कहना है कि लगभग 3 दिनों में हाईवे को सुचारू कर दिया जाएगा। बता दें कि भारी बारिश होने के चलते, पहाड़ियों से भूस्खलन होने के चलते हाईवे को भारी क्षति पहुंची है। ऐसे में BRO के कमांडर मनीष कपिल का कहना है कि रडांग बैंड पर हाईवे को सुचारू करने में कम से कम 3 दिन लग सकते हैं और मौके पर पर्याप्त मात्रा में मशीनें और मैन पावर की तैनाती कर दी गई है। उधर रुड़की के शेखपुरी में रहने वाले एक गरीब परिवार पर अचानक दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और ऐसे में परिवार का मुखिया मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करता है, लेकिन कोविड कर्फ्यू के चलते सभी काम ठप पड़े हैं। ऐसे में किसी तरह घर रहकर परिवार का पेट पाल रहे इस परिवार पर एक और आपदा आन पड़ी है। आपको बता दें कि जब परिवार घर में बैठकर टीवी देख रहा था तब अचानक मकान के छत का मलबा टूटकर नीचे गिर गया।
यहाँ मलबा गिरने से परिवार के छोटे बच्चे को हल्की फुल्की चोटें आई हैं। ऐसे में लेकिन बेड, टीवी, मशीन आदि सामान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। तो यहाँ आप तस्वीरें भी देख सकते हैं कि इस बच्चे को छोटी मोटी चोटें आई हैं। ऐसे में कुछ देर पहले भी आपने जो तस्वीरें देखी कि किस तरह से छत गिर गई है। तो यहाँ परिवार एक तरह से बड़े हादसे से बचने पर शुक्र अदा कर रहा है। ऐसे में वहीं इस संकट की घड़ी में आंखों से आंसू भी बहा रहा है। तो यहाँ तस्वीरें भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से बेड पर ये आपदा इन लोगों पर आ पड़ी है। परिवार के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि पहले से रोजी रोटी का संकट बना हुआ था और ऐसे में अब मकान की छत क्षतिग्रस्त होने से बड़ी मुसीबत हमारे घर आन पड़ी है। साथ ही क्षतिग्रस्त मकान में हर समय डर सता रहा है। मेरा नाम अशोक धवल, शेखपुरी निवासी। सभी लोग, हम परिवार के सभी लोग बेड पे बैठे हुए टीवी का कार्यक्रम देख रहे थे। इतने में ही अचानक से जो छत है वो पूरी गिर गई, बेड के ऊपर भी और हम लोगों के ऊपर भी। बच्चों को चोट आई है, उनको डॉक्टर के यहाँ लेके गए हैं। और जो सामान जैसे फ्रिज वगैरह सब वो टूट गया, बेड भी डैमेज हो गया है और छत तो डैमेज हो ही गई है। अब इसका कारण क्या रहा है ये तो हम नहीं कह सकते। या तो 24 घंटे जो बरसात हुई है उस वजह से हुआ हो, इस बारे में हम कह नहीं सकते। लेकिन ये है कि जो भी सामान का नुकसान हुआ उसको झेल पाएंगे, कोई बात नहीं। लेकिन जो बच्चों को चोट आई है या फिर अचानक से अगर हमारे ऊपर भी गिर जाता या और कुछ प्रॉब्लम हो जाती तो दिक्कत हो जाती। कितना नुकसान मान रहे हैं, कितना नुकसान इसका होगा? आर्थिक नुकसान की अगर हम बात करें तो लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए का जो हमारा घर का सामान, फर्नीचर वगैरह ये सब चीजें वो तो खैर डैमेज हो ही गया। और जो छत है, छत का तो अभी आंकड़ा लगाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन हाँ, जो बत्ती का जो नुकसान हुआ है, जो घर में सामान रखा हुआ था, सोफा, बेड, फ्रिज वगैरह ये सब चीजें जो टूट गई है, लगभग 1.5 से 2 लाख के आसपास का हुआ। हमारे बच्चे बच गए। यहाँ पे टीवी देख रहे थे बच्चे, खाना वाना खाने के बाद तो छत गिर गई। मेरे पापा रिक्शा चलाते हैं क्योंकि मेरा खुद हाथ डैमेज है तो मैं कुछ काम कर नहीं पाता। लॉकडाउन में कुछ काम है भी नहीं, क्या करें हम लोग। पापा कमाते हैं रिक्शा में, आजकल वो रिक्शा। लालकुआं में शनिवार यानी कि बीती शाम को एसपी सिटी जगदीश चंद्र ने कोतवाली में पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। तो यहां बैठक में कर्फ्यू के वर्तमान हालात पर और चेक पोस्ट पर तैनात पुलिस जवानों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं के बारे में जायजा लिया गया। साथ ही सरकार के आदेशों का कड़ाई से पालन करने और अन्य नागरिक सुविधाओं के बारे में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान एसपी सिटी जगदीश चंद्र ने कोतवाली क्षेत्र के सभी पुलिस अधिकारियों को लंबित जांचों के निस्तारण और कर्फ्यू के पालन को लेकर सतर्कता के निर्देश दिए। ऐसे में एसपी सिटी ने क्षेत्र में सुरक्षा और लंबित जांचों के तेजी से निस्तारण पर जोर दिया। तो यहां कोरोना के खिलाफ जंग में कर्फ्यू के पालन आदि को लेकर जानकारी भी ली गई। कोविड के इस संक्रमण के समय पे जो पुलिस की दोहरी भूमिका है, एक तो जो लॉ इन्फोर्समेंट कराना है, जो कर्फ्यू का पालन कराना है, सामाजिक दूरी का जो पालन कराना है, ये पुलिस कार्य कर रही है। इसके लिए लगातार जो सोशल डिस्टेंसिंग के हैं और मास्क न लगाने के हैं वो चालान किए जा रहे हैं। पुलिस लगातार घूम रही है सड़कों पे और लोगों को आगाह कर रही है, साथ में जागरूक भी कर रही है अलग अलग माध्यमों से, चाहे वो इनके थाने की गाड़ी हो या अन्य माध्यम हो। लोगों को इस बारे में जागरूक किया जा रहा है कि वो घरों में ही रहें, बाहर ना घूमें। इसके अलावा इस समय पुलिस जितने ज़रूरतमंद हैं उनकी सहायता कर रही है, उनके पास पहुंच रही है। मिशन हौसला इसमें पुलिस मुख्यालय से हमारे डीजीपी सर के द्वारा शुरू किया गया है। इसमें तमाम लोगों को जो ज़रूरतें हैं, चाहे वो। वहीं अब ब्लैक फंगस के बाद व्हाइट फंगस और एस्परजिलोसिस के मामले भी सामने आने लगे हैं और बड़ी संख्या में लोग जानलेवा फंगस के चपेट में आते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ भारत में 3 तरह के ट्रू पैथोजेनिक सिस्टेमिक फंगस बेहद घातक होते हैं। ये फंगस हमारे आसपास ही पनपते हैं। आपको बड़ी जानकारी देते हैं कि इसीलिए केवल सावधानी से ही इन्हीं से बचा जा सकता है। तो यहाँ शरीर में प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने के चलते फंगस संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है। हालांकि अधिकांश फंगस संक्रमण में एंटी फंगल दवाएं कारगर होती हैं और ये फंगस फेफड़ों में संक्रमण और बुखार पैदा करता है। यदि यह ब्लड में चला गया तो कई अंगों को प्रभावित कर सकता है। यहाँ एम्स ऋषिकेश के ENT विभाग के डॉक्टर अमित त्यागी ने बताया कि देश में इस समय ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस और एस्परजिलोसिस मामले सामने आ रहे हैं। तो यहाँ म्यूकरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस ग्रुप और फंगस है और ये सभी अवसरवादी फंगस बताए जा रहे हैं। और हिमालयन अस्पताल जोली ग्रांट में ब्लैक फंगस से 2 मरीजों की मौत हो गई
और प्रदेश में ब्लैक फंगस का कहर लगातार जारी है। ऐसे में बीते रात हिमालयन अस्पताल, जोली ग्रांट अस्पताल प्रशासन ने ब्लैक फंगस से 2 मरीजों की मौत की पुष्टि की। तो यहां अस्पताल जोला ग्रांट के नोडल अधिकारी डॉक्टर संजय दास ने बताया कि अस्पताल में उत्तराखंड के हरिद्वार और उत्तर प्रदेश के बिजनौर निवासी 2 मरीजों की मौत हुई है। उन्होंने ये भी बताया कि दोनों मरीज ब्लैक फंगस के संक्रमण से ग्रस्त थे। वहीं एम्स ऋषिकेश में भर्ती 3 कोरोना मरीजों में ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई है और ऐसे में इसी के चलते एम्स ऋषिकेश के जनसंपर्क अधिकारी हरीश मोहन थपलियाल ने बताया कि शनिवार को जांच के बाद 3 लोग ब्लैक फंगस से संक्रमित पाए गए और तीनों मरीजों को ब्लैक फंगस केयर वार्ड में रखा गया। कोरोना की दूसरी लहर के बीच राजधानी देहरादून के ब्लड बैंकों में खून का संकट मंडराने लगा है और इसके चलते थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, सीवियर एनीमिया मरीजों की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। यहां ब्लड बैंकों के चक्कर काटने के बाद लोगों को खून नहीं मिल पा रहा, जो बेहद ही चिंता का विषय है। ऐसे में शहर के सबसे बड़े ब्लड बैंक IMA में शनिवार यानी कि बीते दिन केवल 250 यूनिट ही खून बचा हुआ था। सामान्य दिनों में IMA में 1200 से 1500 यूनिट रक्त उपलब्ध रहता है और ऐसे में इंचार्ज डॉक्टर संजय उप्रेती ने बताया कि कोविड के चलते रक्तदान शिविर आयोजित न होने से ब्लड बैंक में खून की कमी होने लगी है। उत्तराखंड के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक राज्य में 1 से 20 मई के बीच 9 साल से कम उम्र के 2044 बच्चे कोविड-19 से संक्रमित मिले हैं, जबकि इस दौरान 10 से 19 साल की आयु वर्ग के 8,661 मामले सामने आए हैं। राज्य सरकार के आंकड़ों के मुताबिक इन 20 दिनों में कुल 1,22,949 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं। आपको बता दें कि पहले भी ये दावा कर चुके हैं कि अगर कोरोना की तीसरी लहर आई तो सबसे ज्यादा बच्चे प्रभावित होंगे इस तीसरी लहर से। ऐसे में उत्तराखंड में सामने आए ये आंकड़े हर किसी को डरा रहे हैं और सोचने पर भी बहुत ज्यादा मजबूर कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण से प्रभावित देहरादून के लिए निरंतर सुकून की खबर सामने आ रही है। जब कोरोना की दूसरी लहर चरम पर थी, तब देहरादून के अस्पतालों के सामने अपने जिलों के मरीजों के उपचार के साथ साथ दूसरे जिलों और अन्य प्रदेशों के मरीजों का भी उपचार देने की चुनौती सामने आ रही थी। वहीं अस्पताल मरीजों से ओवरलोड हो चुके थे, लेकिन यहां अब राहत भरी खबर सामने आ रही है। संक्रमण की रोकथाम के प्रयासों के बीच अब निरंतर दबाव कम होता नजर आ रहा है और बीते दिन देहरादून में सर्वाधिक 3,564 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हुए और इसके मुकाबले महज 610 नए मामले सामने आए और कोरोना से जंग जीतकर स्वस्थ होने वाले व्यक्तियों की संख्या निरंतर बढ़ने के चलते अस्पतालों का बोझ भी अब कम होता नजर आ रहा है। ऐसे में ICU बेड, ऑक्सीजन और अन्य चिकित्सा संसाधनों को लेकर मारामारी अब नहीं दिखाई दे रही। शहर में कोविड कर्फ्यू के अंतर्गत नगर निगम 5वें चरण का 3 दिवसीय वृहद सैनिटाइजेशन अभियान चलाने जा रहा है और ऐसे में इस सिलसिले में नगर आयुक्त विनय शंकर पांडे ने निगम के स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक की और ऐसे में सैनिटाइजेशन, फॉगिंग और सफाई व्यवस्था पर पूरा फोकस करने के निर्देश दिए गए। और पिछले हफ्ते की तरह इस मर्तबा भी अभियान कल यानी सोमवार से बुधवार तक चलेगा और शहर को वार्डवार 8 जोन में बांटा गया है। और इस दौरान आपको बड़ी जानकारी दे दें कि 35 वार्ड सोमवार, 34 वार्ड मंगलवार यानी कि परसों और शेष 31 वार्ड बुधवार को सैनिटाइज किए जाएंगे। और शहर में मेन रोड, गली मोहल्लों, मुख्य बाजार, सरकारी और निजी कार्यालयों में सोडियम हाइपोक्लोराइट दवा के मिश्रण का छिड़काव किया जाएगा। उत्तराखंड के हरिद्वार नगर क्षेत्र में फायर स्टेशन मायापुर के द्वारा मिशन हौसला के तहत गरीब असहाय लोगों को भोजन के पैकेट वितरित किए गए। आपको बड़ी जानकारी दे दें कि हरिद्वार के शंकर आश्रम, प्रेम नगर आश्रम, सिंह दवार, शंकराचार्य चौक के पास रह रहे गरीब असहाय लोगों को भोजन के पैकेट वितरित किए गए। तो यहां भोजन प्राप्त करने के बाद गरीब असहाय लोगों ने प्रशासन का आभार व्यक्त किया और ऐसे में प्रशासन द्वारा उनको मास्क भी बांटे गए। कोरोना संक्रमण से बचाव और रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयासों को लेकर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के साथ रविवार यानी कि आज बैठक की। इस दौरान उन्होंने ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को सैनिटाइजेशन किए जाने के लिए विधायक निधि के
ट्रैक्टर ट्राली और ट्रैक्टर के लिए 10.50 लाख रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि उन सभी वंचित क्षेत्रों को सैनिटाइज किया जाएगा जहां अभी तक नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि ट्रैक्टर ट्राली के माध्यम से क्षेत्रों में सोडियम हाइपोक्लोराइट का छिड़काव किया जाएगा जिससे कोरोना संक्रमण की रोकथाम की जा सकेगी। और ऐसे में अध्यक्ष ने यह भी कहा कि प्रदेश और देश कोविड संक्रमण की दूसरी लहर से प्रभावित है और ऐसे में संकट के समय जन प्रतिनिधियों, कार्यकर्ताओं और सामाजिक संगठनों को अपनी दुगनी ऊर्जा और सहयोग के माध्यम से इस महामारी के विरुद्ध चल रही लड़ाई में अपना सक्रिय योगदान देना होगा। कोरोना संक्रमण के कारण माता पिता खो चुके बच्चों को संरक्षण प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की घोषणा की है और ऐसे में इसके तहत बताया जा रहा है कि अनाथ बच्चों को 21 साल की आयु पूरी होने तक प्रति माह 3,000 रुपए का भरण पोषण भत्ता दिया जाएगा। तो यहाँ बताया जा रहा है कि हर महीने 3,000 का भरण पोषण भत्ता दिया जाएगा। साथ ही उनके शिक्षा और रोजगार के लिए प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था भी प्रदेश सरकार करेगी और इन बच्चों को सरकारी नौकरियों में 5,000% क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। तो यहाँ आपको बड़ी जानकारी देते चले कि महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय की ओर से संचालित योजना के तहत अनाथ बच्चों के भरण पोषण के मद्देनजर 18 साल की आयु तक उनके अभिभावकों को प्रति माह 2,000 रुपए की राशि दी जाती है और ऐसे में तय प्राविधानों के तहत उन्हीं बच्चों को इसका लाभ मिल पाता है जिनके अभिभावकों की मासिक आय 2,400 रुपए है। और अब जो फैसला लिया गया है, कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान ऐसे मामले भी सामने आ रहे हैं जिनमें संक्रमण की चपेट में आकर माता पिता का निधन होने के चलते बच्चे अनाथ हो गए हैं। तो यहाँ बच्चों की मदद की जाएगी। ऐसे में ये बड़ा फैसला मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने लिया है। तो यहाँ प्रदेश सरकार मंथन में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री ने यहाँ साफ तौर पर कहा कि ये योजना उन अनाथ बच्चों के लिए है जिन्होंने कोरोना संक्रमण के कारण अपने माता पिता को खो दिया है और ऐसे बच्चों के भरण पोषण, शिक्षा एवं रोजगार की व्यवस्था सरकार द्वारा की जाएगी। कोविड महामारी से उपजे हालात के बीच प्रदेश सरकार ने गरीब रेखा से ऊपर यानी कि एपीएल यानी कि पीले राशन कार्ड धारकों को 3 महीने प्रति कार्ड पर 20 किलो राशन देने का बड़ा निर्णय लिया है। ये योजना फिलहाल मई, जून, जुलाई तक लागू रहेगी और इससे खाद्यान्न का वितरण 18 मई से शुरू होना तय था, लेकिन इस बीच समय पर राशन गोदाम में नहीं पहुंचा और ऐसे में फिर उठान में भी देरी हो गई। तो यहाँ हालांकि कई डीलरों ने राशन उठान कर लिया है और अब सोमवार यानी कि कल से कार्ड धारक यह राशन सस्ता गल्ला दुकान से ले सकेंगे। आपको बता दें, कोरोना काल में मुश्किल हालात को देखते हुए केंद्र सरकार ने पिछले साल 8 महीनों तक सफेद गुलाबी राशन कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 5 किलो अतिरिक्त राशन वितरित किया था और इस साल भी केंद्र ने मई, जून 2 महीनों के लिए ये योजना लागू कर दी है। तो यहाँ आपको ये भी बताते चले कि राज्य सरकार ने 3 महीनों तक पीले राशन कार्ड धारकों को 7.5 किलो के स्थान पर 20 किलो राशन देना तय किया है और ऐसे में राज्य भर में 10 लाख और अकेले देहरादून में करीब 1.25 लाख राशन कार्ड धारकों को इसका लाभ मिल सकेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।